अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि अभी आपने कुछ देर पहले क्लिप सुनी हुई जो बहादुर अब्बास ने डाली है, तो मैं उसी का जवाब देने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। साहब, अंजुमन हैदरी कमेटी जो है वो हटाई जा चुकी है, अमातुल्लाह खान साहब ने हटा दी है। तो उनका कहने का मतलब है कि नकली कमेटी बनाई। पहले तो मैं ये जवाब पूछना चाहूँगा उनसे कि जो नकली कमेटी बनाई, जब नकली कमेटी बन गई और आपकी कमेटी असली है, तो यार क्यों कौम में तिफरका फैला रहे हो, क्यों इधर उधर घूमते फिर रहे हो? सामना करो ना, सामना क्यों नहीं करते? बात सामने की आती है तो आपने सुना होगा कि सरफराज मियाँ ने अपने तकरीर में भी कहा था इस बात को, और उनकी जो वीडियो निकली है उसके अंदर भी उन्होंने कहा है कि भाई आप डिबेट कर लो, उलमा बिठाओ, 50 उलमा, 40 उलमा, 30 उलमा, कुछ तो बिठाओ, उलमा बिठाओ और उधर बहादुर एंड कंपनी को बिठा लो, इधर सरफराज एंड कंपनी को बिठा लो, तो उसमें एक डिबेट करा लो। जो उसमें गलत साबित होता है उसको बाहर निकालो, वो उसे घर से बैठ जाना चाहिए। तो कुल मिला के सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है इस नकली कमेटी के बारे में कि डिबेट करा लो कि कितने बड़े झूठे और मक्कार और गद्दारे कौम ये लोग हैं जो इस प्रोपेगेंडे में शामिल हैं। देखिए, 2019 में जब हमारा इलेक्शन हुआ तो एक झूठी कंप्लेंट दिल्ली वक्फ बोर्ड में की गई थी, जिसके बाद हमें एक नोटिस जारी किया गया, और नोटिस जारी करने के बाद में उस नोटिस के ऊपर बाकायदा हमने अपना रिप्लाई फाइल किया। अब दूसरी बात आती है, जैसे कि आपने इलेक्शन के मुद्दे पे कहा कि इलेक्शन के मुद्दे को, इलेक्शन हमने फेयर कराया। तो मेरे अजीज, एक बहुत छोटी सी बात आप समझ सकते हो कि जिस दिन इलेक्शन होना था उस दिन सुबह 10:30 बजे 100 नंबर कॉल हुई है कि यहाँ कोई इलेक्शन नहीं हो रहा है। पुलिस आई थी। उसके बाद में वहाँ थाने में, लोधी रोड थाने में एक एप्लीकेशन भी दी गई जिसमें सीधा सीधा कहा गया कि भाई किसी तरह का कोई वहाँ पे इलेक्शन नहीं हो रहा है, और हमें वोट डालने के लिए आए थे और हमें मना करके भगा दिया गया वहाँ से। तो उसके प्रूफ मौजूद है, जैसे आप किताब दिखाते हो ना, वैसे हमारे पास भी है। सब एप्लीकेशन वगैरह हमने सब रजिस्टर कर रखी है उसमें, जिसमें चंद बेईमानों को साथ लिया। इसमें प्रेसिडेंट किसको बनाया? हमारी कौम की तारीख में, शियाओं की तारीख में इतना बड़ा फ्रॉड और गबन करने वाला पैदा नहीं हुआ है। आज तक मैंने कोई शियाओं में ऐसा शख्स नहीं देखा जिस पे 126 करोड़ के गबन की FIR दर्ज है। वक्फ बोर्ड के अमानतुल्लाह चेयरमैन है, वो दोबारा भी चेयरमैन बने। अभी पहले हजारों वोटों से जीत कर आए थे, अब लाखों वोटों से जीत कर आए। तो मेरे ख्याल से शायद आपकी नज़र में चोर होंगे। दूसरी बात पर जाइए, अब आपने कहा इसके अंदर पहले एक कलवा सूफी नाम के थे जिनका मर्डर हो चुका है, वो चोर थे, मान लिया। उसके बाद में आपने कहा अर्ज रजा मौलाई आदमी है, जैसे कि आप अपनी वीडियो में कह रहे हैं। और हद तो ये है कि जो प्रेसिडेंट उसमें बनाए गए हैं उनका कहना ये है कि मैंने कभी अप्लाई नहीं किया वो प्रेसिडेंट बनने के लिए। तो पूरी तरह इलीगल कमेटी। तो आपको कैसे लगता है कि जो खास तौर से ऐसी सिचुएशन की जहां जिसको सदर बनाया जा रहा है उसको ही नहीं पता कि मुझे सदर बनाया गया, इसके पीछे क्या लॉजिक देख रहे हैं? क्योंकि सारे बेईमान सूफी कलवा जैसे बदमाशों की ये टीम अहमद पटेल ने और इन्होंने उतारी थी। उनके तो गोली लग चुकी है उनके साथ, क्योंकि कोई ईमानदार आदमी नहीं था, इसलिए जो PCS अफसर थे अशर रजा जैदी साहब, उनका नाम इस्तेमाल किया गया, जो अपने में एक बहुत बड़ा जुर्म है। ये अपने में गैर जमानती जुर्म है, जिसके खिलाफ इंशाअल्लाह जल्दी FIR कराई जाएगी कि क्यों उन्होंने शिया तबके के अंदर फूट फैलाने के लिए शरीफ लोगों का नाम इस्तेमाल किया, और हम उसी के खिलाफ आज यहाँ आए हैं। लेकिन जब पता लगा कि अर्ज रजा उसके अंदर है तो पता पड़ा अर्ज रजा भी चोर है, उन पे 126 करोड़ का है। समझे? अब आ जाइए, अब आपको पता लगता है कि उसमें सरफराज जनरल सेक्रेटरी है, तो जनरल सेक्रेटरी जैसे मौलाना सब फरमा रहे हैं 50 मुकदमे उन पे। अब भाई उन्होंने कहा है कि 2 मुकदमे मेरे पास, वो भी दरगाह के मुतालिक है, नर्सरी करबला के मुतालिक है। उसके बाद आप तीसरा चौथा मुकदमा को लाकर तो दिखाइए जो कम से कम पता लगे कौन को कि भाई ये है जो चोर, ये है वो चोर। तो दूसरों को चोर चोर कहने से तुम पे लगा हुआ कीचड़ साफ नहीं हो सकता। और एक खबर और छपी थी, बाकायदा खबर छपी थी, और उससे पहले जो ना एक एप्लीकेशन दी गई थी अब्दुल्लापुर में,
आपके पिताजी से मुताल्लिक है वो, वालिद साहब से, जिसमें एप्लीकेशन थी और एप्लीकेशन में सीधा सीधा दिया गया था कि भाई आपके वालिद ने वक्फ की जगह, इमाम मस्जिद की जगह जो थी वो बेचकर खाई थी। ये उसकी एप्लीकेशन है, आज भी मौजूद है। ठीक है। उसके बाद में आपके पिताजी पर, बाप पर, आपके वालिद पर ये मुकदमा लगा था। ये उसकी मुकदमे की कॉपी है अब्दुल्लापुर में। ठीक, जो आपने वक्फ की जगह चोरी करके बेच दी थी, ये उसकी कॉपी है। सारे प्रूफ है हमारे पास में। अगर आप किसी को चाहिए तो अपना व्हाट्सएप नंबर दे करके वो उसकी फोटोकॉपी ले सकता है। मैं व्हाट्सएप नंबर अपना लिंक में डाल दूंगा। उसके बाद में आपके बाप के खिलाफ में ये अखबार में बाकायदा, जैसे आप कहते हैं ना, बाकायदा खबर छपी थी, बाकायदा अब्दुल्लापुर से मुताल्लिक आपके बाप के बारे में ये खबर छपी थी, जिसमें आपके बाप को चोर घोषित किया गया था। देखिए, दिल्ली वक्फ बोर्ड में, यहाँ दिल्ली में शिया सुन्नी वक्फ नहीं होता है, लिहाजा जो है जो शिया वक्फ मेंबर होता है उसकी कंसेंट जरूरी होती है शिया वक्फ पे किसी कार्रवाई को करने से लेकर। अदरवाइज कल क्या होगा, शिया जामा मस्जिद के ऊपर एक वहाबी, जैसे अमातुल्लाह खान वहाबी हैं, ये अपना एक वहाबी मौलवी भेज देंगे मौलाना साहब, और वो वहाबी मौलाना साहब नमाज पढ़ाएंगे क्या शिया जामा मस्जिद के अंदर? ये पता चला कि शिया तो मोहर्रम में मजलिस करते हैं, ये वहाबी ये कहेंगे साहब मजलिस होनी नहीं चाहिए, ये ऐसे मुतवल्ली भेज देंगे वहां पे। तो शिया वक्फ के ऊपर शिया मेंबर कंसेंट के बिना कोई सुन्नी चेयरमैन कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है। वक्फ बोर्ड के अंदर एक, क्योंकि हमारा सुन्नी शिया दोनों वक्फ बोर्ड है, तो इसके अंदर जो है ना दोनों होते हैं, शिया और सुन्नी। इसमें एक मेंबर हमें शिया कम्युनिटी से लेना होता है। तो शिया कम्युनिटी से जो मेंबर लेना होता है, उसके बगैर अगर कोई फैसला लिया गया तो वो क्यों लिया गया, या क्यों लिया गया होगा, या क्या वजह रही होगी। ठीक, तो उसका जवाब यह है आपके लिए कि उस कमेटी के अंदर जो मेंबर थी, जो थी वो आपके नायब सदर की वाइफ, जिनका नाम है रईस अब्बास, तो रईस अब्बास की वाइफ थी। जब भाई चोर का भाई तो गिरैकट हो गई, और जब चोर का भाई गिरैकट है तो उसकी बीवी उसके खिलाफ कहाँ चली जाएगी? तो जाहिर बात है कि उसकी बीवी उसके खिलाफ नहीं जा सकती, वो जैसा चाहोगे आप वैसे कहना चाहेगी। तो इसलिए उन्हें भी हटा दिया गया था, इसलिए कि आप गलत कर रही हैं, इसलिए हटा दिया गया था। खैर बहरहाल, क्योंकि मामला था 1300 करोड़ का। 1300 करोड़ वाली बात पे जो आप कहते हैं ना बार बार कि 1300 करोड़ की बात, मैं आपको इतना बता दूं कि 1300 करोड़ रुपए का जो मुकदमा आपने डाल रखा है, या डाला है नहीं, ना तो आज तक आपने उसका कोई मुकदमा नंबर, कोर्ट नंबर, मजिस्ट्रेट नंबर कोई भी डाला आपने? नहीं डाला। अच्छा जी, उसके बाद आ जाएगी चलो आपने 1300 करोड़ का मुकदमा डाला है, हम तो कहें 2600 करोड़ का डालो, क्योंकि 2600 करोड़ के हिसाब से आपको भी तो कौम को हिसाब देना है ना, फिर आपको भी कौम को हिसाब देना पड़ेगा। जब आपने 1300 करोड़ रुपए का मुकदमा डाला तो उसमें कुछ साल का, महीने का कुछ हिसाब लगा के डाला होगा ना, कि इतने रुपए के हिसाब से मंथली, और मंथली के हिसाब से साल के हिसाब से 1300 करोड़ रुपए या 2000 करोड़ रुपए बनते हैं। तो चोर मियाँ, आप भी 4 साल से नर्सरी यूज कर रहे हो, 3 से 4 साल हो गए आपको, उसके हिसाब से आप पे भी कम से कम 195 करोड़ का जो हिसाब लगाया है, 195 करोड़ रुपए का बनता है, 195 करोड़ रुपए का बनता है आपके हिसाब। तो वो भी कौम को हिसाब लेना पड़ेगा। जिस दिन लेगी ना तो ये खाल उतार लेगी पूरी तरह से। उसमें पूरा 195 करोड़ रुपए का ये है। और यही नहीं, वहां नर्सरी में टावर लगा हुआ है, टावर का आज तक कोई हिसाब नहीं है, कितना पैसा आया क्या हुआ, 12 साल के अंदर कोई हिसाब किताब नहीं दिया गया। अब आ जाइए आप गल्लों पे 12 साल के अंदर कोई हिसाब किताब नहीं है उस 7 करोड़ रुपए में क्या हुआ, कैसा हुआ, कितना आया कितना नहीं आया 12 साल के अंदर। अब आ जाएंगे रोजे इमाम हुसैन
और डिग्री कॉलेज जो आप बनाना जा रहे थे, मेडिकल कॉलेज जो बनाना जा रहे थे, शिया कॉलेज, उसके लिए आपने जितना चंदा हुआ ना, उसका भी सबका हिसाब देना पड़ेगा। अब जब हिसाब का नंबर आएगा ना, अभी जब लेंगे वो, आप बेफिक्र रहिए। ऐसा नहीं है कि हिसाब नहीं दोगे आप, सब दोगे आप हिसाब, समझे? वो सारी कौम को देना है आपको, खाली मुझे या किसी को या मैनेजमेंट कमेटी को नहीं। उसमें ऑडिट के लोग, सभी लोग होंगे उसमें शामिल, कौम के लोग होंगे, कमेटी के लोग होंगे, वो सब होंगे। अब आ जाइए यहाँ पर मौलाना पर। जैसे कि आप किस्सा में लोगों बेचारों को जो शादात है, और शादात की हम बेइंतहा बेपनाह इज्जत करते हैं, और हमारा मानना ये है कि शादात का जो एहतराम है वो लाजिम है। लेकिन भाई आप जैसे कि एहतराम के लिए तो नहीं, कभी भी नहीं, किसी की वजह पे नहीं। अब आ जाते हैं मौलाना कासिम साहब पे। तो आपको मालूम है मौलाना कासिम साहब कौन सी मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे हैं? जरा उसका हाल देखिए। यहाँ नमाज बरसों से नहीं हुई, जिसके एवज में मौलाना साहब 18,000 रुपये सैलरी लेते हैं। और एक तरफ आ जाइए मौलाना तालिब साहब, जो कि तकरीबन 35 से 40 सालों से नमाज पढ़ा रहे हैं, जुम्मा भी वहीं होता है, सब कुछ, और उसके बावजूद भी उन्होंने आज तक 40 सालों से सैलरी नहीं ली है। और उनके मकान की हालत ऐसी है कि शायद एक झोपड़पट्टी में रहने वाले की हालत बहुत अच्छी होगी, क्योंकि झोपड़पट्टी वालों के शायद घर में पानी नहीं टपकता हो इस बरसात के अंदर, उनके घर में पानी टपकता है बरसात के अंदर। पन्नी बिछाई हुई है उसकी छत पे, मेरे ख्याल से 6.5-7 फुट तक की हाइट है उसकी। आप देख लीजिए, वहीं उनके दरवाजे पे किताबें वगैरह बिकती हैं, उस पर ही दरगाह के पास ही किताबें वगैरह जो बिकती है, उनके बारात में उनका कमरा है। तो वो देख लीजिए कितनी हाइट है उसकी, 7 फुट से ज़्यादा हाइट नहीं होगी उसकी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई देखो, बहुत हो गया, कौम को गुमराह मत करो। फिर भी हम चाहते हैं कि एक डिबेट कर लो आराम से बैठ के। अगर हम गलत साबित होते हैं तो हम बेफिक्र होकर अपने घर बैठ जाएंगे कि आप मौला ही हो। लेकिन आप अगर गलत साबित होते हो तो बेहतर ये, देखो जाना तो आपको है, इसमें कोई शक नहीं है। आज ना जाए, 4 दिन बाद जाए, 8 दिन बाद जाए, महीने भर बाद जाए, लेकिन जाना तो आपको है, क्योंकि आप गलत हो, गासिब माल हो आप, इमाम का माल खाने वाले, वक्स चोर हो आप, खानदानी वक्स चोर हो आप, तो इसलिए जाना तो आपको है। बेहतर ये अगर डिबेट से लोगों के सामने प्यार से चले जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है, वरना तो खैर समझ ही सकते हो आप। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जीत हक की होगी, और इंशाअल्लाह मेरा मौला हम तो दुआ करते हैं पालने वाले से कि पालने वाले अगर हम हक पे हैं तो हमारी जीत इंशाअल्लाह ज़रूर होगी, हर कीमत में होगी, क्योंकि हम अपने लिए नहीं, मौला के लिए लड़ते हैं और आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। फ़कत सलाम।